नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि के बारे में, जिसका नाम है संश्लेषणात्मक विधि। यानी कि संश्लेषण विधि भी हम इसको कहते हैं और संश्लेषणात्मक विधि भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ और मुख्य विधियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो हम विधियों के बारे में जानते थे उसके एक पर्टिकुलर प्रतिपादक होते थे, बट आज की क्लास में हम जिन विधियों के बारे में जानेंगे ये सभी शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसलिए किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा इस विधि को प्रतिपादित नहीं किया गया है, जिस वजह से यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कि इसके प्रतिपादक कौन है। बट ये सभी ने मिलकर सजेशन दिया है कि जब भी हम कोई शिक्षण प्रक्रिया करते हैं तो उस दौरान हमें कुछ विधियों को यूज करना पड़ता है। अब उन विधियों में ये कुछ मुख्य विधियां हैं जिनके निर्धारित प्रतिपादक नहीं है। सभी ने मिलकर इसको सजेस्ट किया है कि हमें अपने टीचिंग प्रोसेस के दौरान इस तरीके के विधि का भी उपयोग करना चाहिए। तो आज की क्लास में हम उन विधियों के बारे में जानेंगे जो आपके लिए सभी ने मिलकर सुझाव दिए हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स आपकी संश्लेषणात्मक विधि। देखिए, संश्लेषणात्मक विधि या फिर इसको हम संश्लेषण विधि भी कहते हैं, यानी सिंथेसिस मेथड इसको कहा जाता है। तो सिंथेसिस मेथड के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, यानी संश्लेषण विधि के अंतर्गत हम जो बातें पढ़ते हैं ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये चीज़ें आपके व्यवहार में भी होने चाहिए। तो देखिए, संश्लेषण विधि में बताया गया है कि इस विधि में पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का तरीका यह है कि पहले शिक्षार्थी को अंगों का ज्ञान देकर पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या कराना है, शिक्षार्थी को अंगों का ज्ञान देकर, यानी कि सबसे पहले आपको जो है जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसके सभी पार्ट्स का ज्ञान देना है और उसके बाद फिर पूर्ण वस्तु यानी कंप्लीट वस्तु का आपको ज्ञान कराया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि आप ह्यूमन बॉडी को पढ़ा रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत सबसे पहले आपको सभी पार्ट्स बताने हैं कि इसमें कितनी हड्डियां हैं, कितने मांसपेशियां हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद उनको आपको सिंथेसिस करके बताना है कि एक पर्टिकुलर परफेक्ट ह्यूमन बॉडी है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो कहने का मतलब आपको सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको बताना होता है, और फिर जब वो छोटी छोटी चीज़ों को आप मिला देते हैं तो वो कंप्लीट एक वस्तु निर्मित हो जाता है, यानी कंप्लीट वस्तु के बारे में आप बता पाते हैं। तो ऐसी चीजें, यानी कि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं तो उस दौरान आपको उसके छोटे छोटे पार्ट्स बताने होते हैं, और फिर आप जब उन छोटे छोटे पार्ट्स को डिटेल में बताते हैं तो उसके बाद आपका जो मेथड हो जाता है कि आप जब छोटी छोटी पार्ट्स को पहले बता देते हैं और फिर आपको ज्ञान कराया जाता है, फिर आप बच्चों को ज्ञान कराते हैं कि ये जो मैंने अभी आपको छोटे छोटे पार्ट्स में इतने दिनों में ये सारे पॉइंट्स बताए हैं, ये कंप्लीट एक वस्तु है या कंप्लीट एक टॉपिक है जिसके बारे में मैंने आपको इतने दिनों में बताया। तो इस तरीके से आप अगर, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से यदि आप किसी भी टॉपिक को क्लियर करते हैं तो इस मेथड को आपको कहना होता है, मतलब इस मेथड को हम कहते हैं संश्लेषणात्मक विधि। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि जैसे मैंने अभी आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ शिक्षण कौशल के अंतर्गत, जिसका नाम है शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल। तो जब मैंने आपको बताया कि आज से हम शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैंने सबसे पहले आपको शिक्षण के कौशल बताए हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से कौशल आते हैं उनको मैंने बताया, मुख्य रूप से कौन कौन से कौशल आते हैं उनको मैंने बताए हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताने गया शिक्षण की विधियां। पहले मैंने आपको शिक्षण की विधियां समझाएं, उसके बाद शिक्षण की विधियों से रिलेटेड आपकी शिक्षण विधियां क्या होती है, शिक्षण विधियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं और कितने प्रकार मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और फिर उन प्रकारों को भी मैंने आपको डिटेल में स्टडी कराया है, और लगभग आज की क्लास के बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए, मैं इतने दिनों से आपको सिर्फ इस एक टॉपिक को करवा रहा हूं, बट यहाँ पर भी मैंने कहीं ना कहीं संश्लेषणात्मक विधि को यूज किया है, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको इस टॉपिक के अंतर्गत बताया कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, और फिर मैं उन चीजों को जब कंप्लीट कर दूंगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब मैं आपको बताऊंगा कि आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपने छोटी छोटी बिंदुओं को जाना और फिर उससे आपको पता चला कि हमने ये कंप्लीट टॉपिक्स को जान लिया है। तो इस तरीके के मेथड जब आप यूज करते हैं तो उस मेथड का नाम होता है संश्लेषणात्मक विधि या फिर संश्लेषण विधि, यानी सिंथेसिस मेथड। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने यहाँ पर बताए हैं कि सुपर टेट के प्रत्येक विषय को पढ़कर अंत में सुपर टेट का एग्जाम देना। देखिए, जब आप सुपर टेट की समय तैयारी कर रहे हैं तो आप जब सुपर टेट के प्रत्येक विषय को पढ़ लेंगे
ठीक, आप सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे, जितने भी सब्जेक्ट आपके सुपर टेट के सिलेबस में दिए हैं और कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या बिंदु रखे गए हैं, उन सभी को जब आप कंप्लीटली पढ़ लेंगे और फिर अंत में आप सुपर टेट का एग्जाम देंगे, तो इसका मतलब आपने पहले उसके छोटे छोटे भागों में उसको डिवाइड करके पढ़ा और उसके बाद आपने अंत में सबको कंप्लीटली एक जगह बैठकर उसका टेस्ट दिया, यानी कि सुपर टेट के एग्जाम्स दिए। तो कहीं ना कहीं आपका क्या हुआ कि आपने सबसे पहले उसके अंगों के बारे में जाना और फिर आपने उसकी पूर्ण कंप्लीट वस्तु को जान लिया। तो इस मेथड को ही हम संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं और इस विधि का यूज आपको अपने शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, यानी टीचिंग प्रोसेस के दौरान आपको यूज करना होता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट विधि के बारे में। तो नेक्स्ट विधि है स्टूडेंट जिसे हम बोलते हैं विश्लेषण विधि, यानी कि इसको हम कहते हैं एनालिसिस मेथड। तो देखिए विश्लेषण विधि या फिर विश्लेषणात्मक विधि भी हम इसको कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहा जाता है एनालिसिस मेथड। तो एनालिसिस मेथड क्या होते हैं, यानी कि आपको क्या एनालिसिस करना होता है, क्या विश्लेषण करने होते हैं, उसके बारे में आपको बताया गया। तो देखिए विश्लेषण विधि के अंतर्गत आप क्या करते हैं, इस विधि में पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का तरीका यह है कि पहले वाक्य सिखाकर उसके बाद शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर पहले आपको क्या सिखाया जाता है, वाक्य सिखाया जाता है। यानी पहले आपको एक सेंटेंस बताया जाता है और उसके बाद उस सेंटेंस के अंतर्गत जो शब्द आते हैं और अंत में उस शब्द में जो वर्ण होते हैं उनके बारे में डिटेल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बता दूं कि मैं जाता हूं। एक सेंटेंस मैंने बच्चों को बताया कि मैं जाता हूं। अब इसमें मैं क्या है, तो मैं आपके सर्वनाम है। उसके बाद जाता क्या है, तो जाता क्रिया है। और ये है क्या है, ये आपके काल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद मैंने आपको जय, जय पे आ की मात्रा, तय, तय पे आ की मात्रा, इस तरीके से मान लीजिए अपने बच्चे को आपको पढ़ाना है, आप बच्चे को वर्णमाला सिखाना चाहते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो मनोवैज्ञानिक विधि से परे था, यानी कि पहले क्या होता था कि आप सबसे पहले बच्चों को जो है वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं उनका ज्ञान कराते थे। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ये बताया गया है कि आप सबसे पहले एक सेंटेंस को बोलिए बच्चों के सामने कि मैं जाता हूं, और उस सेंटेंस में क्या क्या चीजें आए हैं, इसमें मैं क्या है, जा क्या है, आ की मात्रा क्या है, त क्या है, आ की मात्रा क्या है क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सबसे पहले एक सेंटेंस को बताएंगे और फिर उस सेंटेंस में जो भी अक्षर, जो भी वर्ण आए हैं उनको धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में एक्सप्लेन करेंगे कि ये है, इसके बारे में आपको ये पढ़ना होता है। तो उससे क्या होगा कि बच्चे को कंप्लीट पता चल पाएगा कि हमें वास्तव में पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, और अगर हम ये छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं तो इसका आने वाले समय में क्या यूटिलाइज है। तो इस तरीके की चीजों को बच्चे समझ पाएंगे और एक तरीके की मनोवैज्ञानिक विधि है। इसीलिए हम यहाँ पर कहा जाता है कि विश्लेषण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विश्लेषण आप कैसे करेंगे, पहले आपको वाक्य बताना पड़ेगा, फिर आप उसको विश्लेषण करेंगे, उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेंगे, फिर उसमें शब्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसके बाद वर्ण सिखाएंगे, वर्णों के बारे में ज्ञान प्राप्त कराएंगे। तो इस मेथड का जब आप यूज करेंगे तो उस विधि को हम कहेंगे विश्लेषण विधि या फिर एनालिसिस मेथड। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स की जैसे सुपर टेट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराकर फिर बच्चों को प्रत्येक विषय की जानकारी देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सुपर टेट के एग्जाम्स में पहले बैठ चुके हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल न्यू फ्रेशर है, अभी अभी उन्होंने यूपी टेट के एग्जाम्स क्रैक किए हैं और वो अब अभी से ही सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे पहले सुपर टेट में बैठे हुए हैं उनको शायद पता होता है कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। बट यदि आपने कभी इससे पहले सुपर टेट का एग्जाम नहीं दिया है तो हो सकता है कि आपको कंफर्म ना हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के प्रश्न आते हैं, और आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप मेहनत कर रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में आप काफ़ी समय लगा रहे हैं, आप रीजनिंग के सारे कंटेंट कर रहे हैं, ठीक, लेकिन आप हिंदी भी उसी तरीके से कर रहे हैं, आप छोड़ कुछ भी नहीं रहे, बट हर चीज़ को आप उतना ही समय दे रहे हैं। अगर आप रीजनिंग को 5 घंटे दे रहे हैं तो आप हिंदी को भी 5 घंटे दे रहे हैं, आप मैथ्स को भी 5 घंटे दे रहे हैं, ठीक, हफ्ते में आप एक दिन ये करते हैं, दूसरा दिन वो करते हैं। कहने का मतलब आपने सबको इक्वली समय दिया है। यदि आप ऐसे मेहनत करते हैं
हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। इसके पीछे कारण है स्टूडेंट्स, कारण ये है कि अगर आप रीजनिंग को भी 5 घंटे दे रहे हो और हिंदी को भी 5 घंटे दे रहे हैं, या रीजनिंग को 5 घंटे दे रहे हो और आप मनोविज्ञान साइकोलॉजी को भी 5 घंटे दे रहे हैं, तो देखिए यहां पर आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आप जो रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं उसमें सिलेबस में तो आपको पूरा डिटेल बताया गया है, पूरी कंप्लीट रीजनिंग की बुक बताई गई है, लेकिन वहां से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे मात्र 5, और 5 प्रश्न के लिए निर्धारित 6 से 7 वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको यदि मैं बता दूं तो आप सारे रीजनिंग के सवाल, उससे बाहर आपका कोई भी पेपर नहीं जाएगा, चाहे आप 68,500 में बैठे हो या फिर आप 69,000 के पेपर को उठाकर देख लीजिए। उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जिनको आपको करना होता है, बाकी सब जो है वो बकवास है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बट मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो आप मनोविज्ञान विषय पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान विषय आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप इसको 5 घंटे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 5 घंटे में आपको 30 नंबर देगा और ये रीजनिंग 5 घंटे में आपको 5 नंबर देगा। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, क्या रीजनिंग बेहतर है या फिर मनोविज्ञान। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि आपके लिए रीजनिंग से बेहतर आपका साइकोलॉजी है, क्योंकि वो मैक्सिमम मार्क्स है, 30 मार्क्स है। आप उसकी अगर तैयारी 5 घंटे करेंगे या ज्यादा समय उसको देंगे तो वहां से 30 में से आप मैक्सिमम 25-26 मार्क्स गेन कर सकते हैं। बट अगर आपने अपना ज्यादा समय रीजनिंग में दे दिया तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो व्यर्थ चला जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए आपको जो है हमेशा स्ट्रेटजी के साथ यदि आप मेहनत करते हैं तो इसका मतलब आप उसमें सफलता अवश्य ही निर्धारित करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, एक कुल्हाड़ी लीजिए और एक पेड़ को आप काटने के लिए लगिए। एक कुल्हाड़ी आप नीचे मारते हैं, एक उससे ऊपर, एक उससे ऊपर, और एक इस टहनी पे, एक दूसरी टहनी पे। तो इस तरीके से यदि आप कुल्हाड़ी से मेहनत करते हैं उस पेड़ को काटने के लिए और एक जगह आप केंद्रित होकर आप कुल्हाड़ी नहीं मारते हैं तो कहीं ना कहीं वो पेड़ आपसे कभी जीवन में नहीं कटेगा। क्योंकि आपको यदि उस पेड़ को काटना है तो उसके एक ही पॉइंट पर वार करना होगा, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को यदि आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक निश्चित रणनीति के साथ उतरना होगा। और निश्चित रणनीति के साथ जब आप उतरेंगे और एक एक बिंदु को ध्यान से करेंगे और सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे और आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपका हर एक एग्जाम्स क्लियर होगा, आप हर एक एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे इजीली। तो ये एक पैटर्न होता है, एक स्ट्रेटजी होता है। जैसे मैंने आपको साइकोलॉजी करवाने से पहले ही मैंने आपको इसका सिलेबस बताया कि सुपर टेट में आपका ये सिलेबस है, कहाँ से कितने कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ना आपको सभी पड़ेगा, लेकिन उसमें भी हमें वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ना होता है जहाँ से आपके लिए एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं। वरना किताबें तो बहुत सारी है और आप किताबें पढ़ कर थक जाएंगे, बट आप कभी भी चीज़ों को ध्यान नहीं रख पाएंगे। इसके लिए आपको एक निश्चित नोट्स बनाने पड़ते हैं, उसको तैयार करना पड़ता है, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है और उसके बाद आपको एग्जाम में बैठना पड़ता है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि विश्लेषण विधि के अंतर्गत क्या करना होता है। मान लीजिए कि कोई नया बच्चा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सुपर टेट के प्रीवियस ईयर पेपर को आप सबसे पहले सॉल्व करिए। जब आप मान लीजिए आपने कभी सुपर टेट का एग्जाम पहले नहीं दिया और आप एक बार सॉल्व करने बैठेंगे तो हो सकता है कि आप वहां पर 150 में से हो सकता है कि आपके मार्क्स आते हैं 70, बट आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें जो मेरे 80 क्वेश्चन गलत गए, चलो 70 तो ठीक गए, लेकिन जो 80 क्वेश्चन गलत गए, अब आप एनालिसिस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के प्रश्न बनते। आपने देखा होगा तब कि रीजनिंग से 5 क्वेश्चन पूछे गए, साइकोलॉजी से 30 क्वेश्चन पूछे गए, मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे गए, हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछे गए, आपके करंट अफेयर्स और जीएस से 30 क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको पता चल चुका होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए सबसे ज़्यादा मेजर है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले हैं। सबसे पहले आप उन पर ज़्यादा टाइम देंगे और जो कम मार्क्स वाले हैं उन पर आप कम समय देंगे। तो इससे क्या होगा कि आप सुपर टेट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, फिर आप बच्चों को प्रत्येक विषय की जानकारी देंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा समय देना है, कौन कौन से को कम समय देना है। ये होता है स्टूडेंट्स एक एनालिसिस। जब आप अपना पेपर करते हैं और पेपर के बाद आप एनालिसिस करते हैं कि आपने कहाँ पर गलती की है, कौन से पॉइंट्स आपके गलत हो गए, क्या आपको नहीं करना चाहिए था, आपने क्या गलत कर दिया है जो आपको दोबारा नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एनालिसिस करते हैं, उसी मेथड को हम कहते हैं एनालिसिस मेथड। तो इसका मतलब क्या, इसका यूज़ आपको कब करना है, जब आप टीचिंग करेंगे। मान लीजिए कि आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं और आपने टीचिंग के दौरान आप बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो आपको पता चल पाएगा कि अंत में कि मुझे कौन सी चीज़ों में ज़्यादा समय मेरा वेस्ट हो गया, कौन सी चीज़ों से बच्चों पर इफेक्ट कम पड़ा। मुझे आने वाले चैप्टर को जब मैं कराऊंगा तब मैं इन सब चीज़ों को ध्यान रखूंगा, मैं उन सारी गतिविधियों को नहीं दोहराऊंगा जिससे मेरी क्लास लंबी खिंच जाए और इफेक्ट कम पड़े। तो ये सारी चीज़ें जब आप एनालिसिस करते हैं तो इसी मेथड को ही, यानी कि ये एनालिसिस मेथड आपको यूज़ करना ही होता है। आप कोई भी
मेथड, कोई भी टॉपिक आप समझा रहे होते हैं तो आपको हर जगह ये सारी चीज़ें करने होते हैं, और इन्हीं चीज़ों को जब आप समझेंगे और जब आप समझकर अपने व्यवहार में यूज़ करेंगे, तभी आप इनसे रिलेटेड प्रश्नों को भी ईजिली कर पाएंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि विश्लेषण विधि का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। इसमें पहले आप सबसे पहले वाक्यों को सिखाते हैं, और उसके बाद उस वाक्य को बताने के बाद उसके हर एक बिंदु को आप डिटेल में बताते हैं, वहाँ पर शब्दों का अर्थ बताते हैं, शब्दों को बताते हैं कौन से शब्द हैं और उनसे वर्ण कौन कौन से हैं, अक्षर कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें जब आप क्लियर करते हैं तो आप विश्लेषण विधि को यूज़ करते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में। तो नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स आपके लिए है व्याख्या विधि, यानी व्याख्या विधि स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन मेथड क्या होते हैं? देखिए व्याख्या विधि के अंतर्गत आप क्या करते हैं, तो ये आपको पता चल रहा होगा कि व्याख्या का मतलब आप किसी भी चीज़ के बारे में व्याख्या देते हैं। तो ये कब करते हैं आप? इस विधि में तथ्यों सिद्धांतों को स्पष्ट करना होता है। देखिए जो भी आप टॉपिक समझाते हैं, मान लीजिए कि आप टीचिंग कर रहे हैं तो उस दौरान आपके सामने कुछ तथ्य आते हैं, यानी कि कुछ फैक्ट्स आते हैं, कुछ सिद्धांत आते हैं, यानी कि कुछ नियम आते हैं, ठीक है। तो उन नियम, उन तथ्यों को आपको स्पष्ट करना होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक नया शब्द भी आता है और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उस शब्द का बुक में पहली बार आया, बच्चे के लिए वो नया शब्द, उसका अर्थ उसको नहीं पता, तो उस बात को आपको क्लियर करना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है कि इस शब्द का क्या मीनिंग है, यहाँ पर ये शब्द क्यों आया है, तथा छात्रों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करते हैं। देखिए व्याख्या विधि के अंतर्गत क्या होता है कि आप जो भी टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं उस दौरान आपके सामने जो भी तथ्य आते हैं, जो भी सिद्धांत आते हैं, उसको सबसे पहले तो आपको स्पष्ट करना होता है, और जो भी छात्र की समस्याएं हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको आपको सबसे पहले सुनना होता है और उसका समाधान करना होता है। यदि आप उनको अच्छे से सुनते हैं और उनको सुनकर उनका समाधान करते हैं, तो इसका मतलब आप जो है अपनी कक्षा के बच्चों को संतुष्ट कर पाएंगे, उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट कर पाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा कि हाँ इस जो टीचर है इनका बताने का प्रोसेस बहुत अच्छा है, ये हमें अच्छे से समझाते हैं, हम चीज़ों को समझ पाते हैं। जब हम किताबों को पढ़ते हैं तब हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो टीचर है जब हमें ये पढ़ाते हैं तो हमें सारी बातें क्लियर हो जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें आपको समझाना ज़रूरी होता है। देखिए आपका फोकस समझाने की तरफ ज़्यादा होना चाहिए और कराने की तरफ कम होने चाहिए। यहाँ क्या होता है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूलों में या फिर आजकल जो ज़्यादातर स्कूलों में क्या होता है कि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बहुत सारे होमवर्क दे देते हैं। उनका काम ही होता है बच्चों को होमवर्क देना, मतलब बच्चे पूरे 4-4 5-5 घंटे घर में जाके भी लगे रहते हैं, ये वाली नोटबुक बनाओ, वो वाली नोटबुक बनाओ, इस नोटबुक में ऐसे नहीं ऐसे करना होगा, ऐसे डिजाइन से। बहुत सारे बच्चे तो जैसे मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड में तो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो कलरफुल तरीके से डिजाइन बना बना के अपनी नोटबुक को भरते हैं, सजाते हैं। स्टूडेंट्स इन सबसे कोई फायदा नहीं होता, इन सबसे कोई इनका कोई अर्थ नहीं होता। आप कोई भी चीज लिख रहे हैं, कहीं से देख के लिख रहे हैं, आप डिजाइन बना रहे हैं, वो आपको देखने में ही तो अच्छा लगेगा, आपके पास नॉलेज थोड़ी होगा। नॉलेज आपके पास तभी आएगा जब आप चीज़ों को समझेंगे, जब आप बच्चों को समझाएंगे और बच्चे उसको समझकर अपनी नोटबुक में नोट्स करेंगे, तो वो चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल है, ना कि आप खूबसूरत बनाएं, अपनी कॉपी को डिज़ाइन करें। इन सब से कोई मतलब नहीं होता। यदि कोई टीचर इस तरीके से करते हैं तो हो सकता है कि वो टीचर जो है नॉन बीएड है या फिर नॉन डीएलएड है, इस वजह से उस टीचर को पता नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो टीचर जो है गलत फहमी में जी रहा है, उसको अभी पता ही नहीं है कि हमें पढ़ाना किस तरीके से होता है। क्योंकि वास्तव में जब आप रेगुलरली बीएड और डीएलएड करते हैं तब आपको एक एक छोटी छोटी बिंदुओं के बारे में पता चल जाता है। बस वो बात अलग है, वो जब आप रेगुलरली करते हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपी-टेट भी क्लियर कर सकते हो, और अगर आपकी मेहनत, आपने हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली सीरियसली होकर किया होगा तो आप सुपर टेट का एग्जाम्स भी इजीली क्रैक कर सकते हैं। बट उसके लिए थोड़ा सा रिवाइज करना आपको ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मेरा बताने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को जो है समझाने की कोशिश पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बीएड या फिर डीएलएड अच्छे से की है और आप एक समझदार व्यक्ति हैं, और समझदार व्यक्ति होने के नाते जब आप कक्षा में रहेंगे तो आपके सामने जो भी बच्चे होंगे वो सब छोटे होंगे, आप ही उस कक्षा में एक समझदार व्यक्ति होंगे। तो आपका कर्तव्य होता है कि सबको आपको साथ में लेकर चलना होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। यदि आपके कक्षा में बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आप हैं, और यदि आपकी कक्षा में बच्चे अच्छे तरीके से
परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो उसके लिए भी जिम्मेदार आप हैं। हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक दिन में कोई बच्चा सुपरस्टार नहीं बन सकता, उसको सुपरस्टार बनाने के लिए बरसों तक मेहनत करने पड़ते हैं। हो सकता है एक चीज़ वो ना सीख पाए, दूसरी चीज़ें तो ज़रूर सीख पाएगा। तो इसीलिए माना यही जाएगा कि आप एक बेहतर अध्यापक नहीं हैं, इसी वजह से आपकी जो कक्षा है वो इफेक्टिव पूर्ण नहीं हो पाए हैं, या आपकी कक्षा के बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार आप ही कहलाएंगे। तो इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन कब किस तरीके से करना होता है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात स्टूडेंट्स, इस मेथड में और एक है कि यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक लाभदायक है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप प्राइमरी टीचर हैं, आप प्राइमरी टीचर बनने वाले हैं, तो आप तो चीज़ों को डिटेल में आपको बताना ही होगा। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस सबसे ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन ये जो विधि है ये उच्च कक्षाओं के लिए अधिक लाभदायक है, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन आप करते हैं। देखिए, आप बच्चों के सामने, जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी लेवल पर, उन बच्चों के सामने जब आप भाषण देंगे, जब आप एक्सप्लेनेशन देंगे, तो बच्चे को वो सारी बातें समझ नहीं आएंगे। वो बस छोटा, मतलब वो ऊपर ऊपर से चीज़ों को समझेंगे, उतनी डिटेल में उनके पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो आपकी बातों को ध्यान से सुने और ध्यान से सुनकर उनका अर्थ निकाल पाए। वो बस आपकी एटीट्यूड को देखेंगे, आपके एक्सप्रेशंस को देखेंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना समझ पाएंगे, थोड़े बहुत बातों को वो समझ पाएंगे, लेकिन वो हर चीज़ को अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये जो विधि है ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे तथ्य होते हैं या सिद्धांत होते हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना होता है। बट ये जो मैं बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़, ये उच्च कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षाओं के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है आपको समझाने पड़ते हैं। किताबों में लिखे होते हैं लेकिन उसका अर्थ बच्चे नहीं निकाल पाते, उसको आपको समझाना पड़ता है। तो इसीलिए यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक लाभदायक माना जाता है, और यह अधिक लाभदायक उच्च कक्षाओं के लिए ही होते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके लिए कथन विधि, जिसे हम बोलते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड। तो स्टोरी टेलिंग मेथड यानी कहानी कथन विधि, या फिर कथन विधि, या फिर कथात्मक विधि भी हम इसको कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? देखिए, कथन विधि का मतलब आप टेलिंग, कुछ भी बातों के बारे में आप बताते हैं। जब आप कोई भी टॉपिक समझा रहे होते हैं और उनको किसी भी उदाहरण के माध्यम से आप उस बात को समझाना चाहते हैं, या फिर कहानी के माध्यम से, या फिर किसी एक उदाहरण कहानी के माध्यम से आप उस बात को बताते हैं, तो इसके लिए कथन विधि का यूज़ करते हैं। तो इस विधि की हम कहीं पर, इस विधि का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? तो देखिए, इस विधि में सामाजिक अध्ययन शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है। देखिए, अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि कौन सी है, तो सामाजिक अध्ययन, जब आप एसएसटी सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, जैसे कि आप इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, या फिर नागरिक शास्त्र हो गए, इन सब चीज़ों को जब आप इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं जो एसएसटी के अंतर्गत आते हैं, तो उसके लिए आपको कथन विधि का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप गणित को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता, ज़्यादातर आपको हाथों से वर्क करना पड़ता है। बट जब आप इतिहास को पढ़ा रहे होते हैं, हिस्ट्री को पढ़ा रहे होते हैं, तो उस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों को बताना पड़ता है, यानी कि कहानी के तौर पर समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसके पीछे का क्या कारण था। तो इन सारी चीज़ों को आपको बताना पड़ता है। तो उनको बताने के लिए आप जिस विधि का यूज़ करते हैं, इस विधि को ही कहा जाता है कथन विधि, यानी स्टोरी टेलिंग मेथड। ठीक, तो इस विधि का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है? तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान इस विधि का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए, सही बात है कि अगर एक बेहतर अध्यापक होंगे, तो वो जब भी किसी टॉपिक को पढ़ाएंगे एसएसटी के अंतर्गत, तो वो छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही कथन विधि का यूज़ करेंगे, यानी कि उसको एक स्टोरी की तरह कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो भी टॉपिक को समझाने वाले उसको एक स्टोरी के तहत पहले समझाएंगे कि ये इस तरीके से घटित हुआ था और इसमें ऐसे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये वाली घटनाएं घटित हुई थी, और ये कब हुई थी, कैसे हुई थी, इसके बारे में भी वो एक स्टोरी के माध्यम से जब बच्चों को समझाएंगे। तो ये एक तरीका होता है जिससे बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और उस कहानी को वो ध्यान से सुने, और जब वो ध्यान से सुनेंगे तो उसके बारे में भी वो आने वाले समय में काफ़ी लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं और ध्यान भी रख सकते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि कथन विधि का यूज़ हम ज़्यादातर कहाँ करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि एसएसटी की कक्षा में। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि के द्वारा छात्रों के मन में कल्पना एवं कौतूहल जागृत होता है। देखिए, ये जो मेथड है कथन विधि यानी स्टोरी टेलिंग मेथड, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक, और इस विधि के द्वारा छात्रों के मन में क्या होती है? कल्पना शक्ति का विकास होता है,
यानी कल्पना शक्ति या फिर जो जिज्ञासा है उस वो जागृत होती है, क्योंकि जब वो इस चीज़ के बारे में कहानी को सुनेंगे ध्यान से तो उनके माइंड में उसका पिक्चराइजेशन बनेगा, यानी कि वो कल्पना करेंगे और कल्पना के माध्यम से वो एक परिणाम की तरफ पहुंचेंगे। तो उनसे रिलेटेड उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होगी और उन जिज्ञासाओं को जब वो अपने शिक्षक से करेंगे और शिक्षक उनकी बातों को समझाएंगे, तो कहने का मतलब वो जो टॉपिक जो वो बच्चे पढ़ रहे थे या जो टीचर पढ़ा रहे थे वो सारी बातें उनको क्लियर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनका भी यूज़ हम किसके अंतर्गत करते हैं, कथन विधि के अंतर्गत करते हैं, और ये एक तरीके की मनोवैज्ञानिक विधि है। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कथन विधि के और कुछ मुख्य बातें, जैसे कि इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जब बालक अनुमान की स्थिति में होता है तो वस्तु व ज्ञान भी समझने लगता है, तब शिक्षक कथन विधि द्वारा उनको समझाते हैं। देखिए, जब बालक अनुमान की स्थिति में होता है, मान लीजिए कि बच्चा कोई चीज़ पढ़ रहा है अपनी पुस्तक में और वो एक अनुमान की तरफ बढ़ रहा है कि ये शायद इस तरीके से ऐसे हुआ होगा, यानी कि एग्जैक्टली उसको पता नहीं है, लेकिन उसके माइंड में अनुमान उत्पन्न हुआ कि ये ऐसा हुआ होगा। बट वस्तु व ज्ञान भी वो, और जब उसके मन में अनुमान की स्थिति होगी तो वो उस वस्तु एवं ज्ञान के बारे में भी समझने लगेगा। लेकिन जब शिक्षक से उसके मन में यदि थोड़ा बहुत डाउट भी रह जाए, क्योंकि वो कंप्लीटली वहाँ तक ना पहुँच पाए, चीज़ों को वो समझने लग जाए, उसके मन में एक अनुमान की स्थिति बन जाए, लेकिन वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड ना हो, पूरी तरीके से कंफर्म ना हो, और वो शिक्षक से पूछे और शिक्षक उसे कथन विधि के द्वारा उस कहानी को क्लियर कर दे, तो इसका मतलब वो संतुष्टि की अवस्था में आ जाएगा। और इस विधि का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम एसएसटी, ज़्यादातर एसएसटी की कक्षा में पढ़ते हैं। इसके अलावा भी बाकी सब्जेक्ट में भी इसका यूज़ होता है, क्योंकि बहुत बार बच्चों के मन में दुविधाएं आती है। बच्चे बहुत बार, मान लीजिए कि आप मैथ्स की कक्षा में ही 8-9 क्वेश्चंस कराते हैं, बच्चा एक ही मेथड से करता है, उसके सारे प्रश्न हो जाते हैं, बट एक क्वेश्चन में वो फंस जाता है, उससे होता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जब बच्चा टीचर से पूछता है कि सर ये प्रश्न किस तरीके से होगा, ये तो मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो उस दौरान जब टीचर उसको बता देता है कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, यदि आपके सामने इस तरीके के कंडीशन बने तब आपको ऐसे करना चाहिए, यदि आप ऐसे करेंगे तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी टीचर ने क्या किया, कथन विधि का यूज़ किया, उनको बताया, उनको आने वाले समय के लिए भी सचेत किया कि इस तरीके के अगर आपके सामने कंडीशन बने तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ये भी कहीं ना कहीं आप किसका यूज़ करते हैं, कथन विधि का यूज़ करते हैं, और वो ज़्यादातर किसी भी कक्षा में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बट मुख्यतः जो इसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो आप एसएसटी की कक्षा में करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए सॉल्व करने के कंडीशंस कम होते हैं, वहाँ पर आपके लिए जो कहानी के माध्यम से चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कथन विधि के अंतर्गत जानते हैं और एक पॉइंट के बारे में। तो इस विधि में छात्र एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं। देखिए, एक खास बात यह है कि इस विधि में जो छात्र होते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं, वो निष्क्रिय श्रोता होते हैं। निष्क्रिय का मतलब होता है कि इसमें बच्चे जो होते हैं वो कार्य नहीं करते, यानी कि कथन विधि के अंतर्गत बच्चे कैसे हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और श्रोता होते हैं। श्रोता का मतलब होता है सुनना। ठीक, तो श्रोता का मतलब होता है सुनना, और निष्क्रिय का अर्थ होता है जो कार्य नहीं करता, यानी कि यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, छात्र एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में सिर्फ बैठे रहते हैं, कोई कार्य नहीं करते, बस ध्यान से अध्यापक को सुनते हैं, टीचर को सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं। यदि वो ध्यान से सुनते हैं तो पूरी स्टोरी उनको क्लियर हो जाती है, और यदि बच्चा ध्यान से नहीं सुनता है तो वो किसी स्टोरी को क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनको समझ नहीं आता, क्योंकि वो अपने ध्यान को जो है भटका चुके हैं। जब टीचर किसी मुद्दे पर बात कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनको चीज़ें नहीं समझ आई। तो कहने का मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें जो छात्र होते हैं वो एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं। और हर्बर्ट, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हर्बर्ट हो जाएगा, नहीं, हर्बर्ट स्पेंसर साहब हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने कथन विधि में 5 सोपानों का प्रयोग किया है, यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कथन विधि में 5 सोपानों का प्रयोग करते हैं, यानी कि 5 सोपानों का प्रयोग उन्होंने किया है। स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट है, देखिए अभी यूपी टेट के एग्जाम्स में आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि 5 सोपानों का प्रयोग किसने किया है। ठीक, तो कथन विधि में 5 सोपानों का प्रयोग किसने किया, अगर आपसे पूछा जाए तो उसका राइट ऑप्शन था हर्बर्ट स्पेंसर। ये क्वेश्चन अभी यूपी टेट 2022 के एग्जाम्स में हुआ है, जो आपके 23 जनवरी को एग्जाम
हुआ है, उस एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया था कि जो पंच सोपान है इसका प्रयोग किसने किया था, और ऑप्शन में था हर्बर्ट, तो इसका मतलब हर्बर्ट स्पेंसर ही उसका राइट ऑप्शन है। तो कहने का मतलब ये आपके सुपर टेट में भी पूछा जाएगा, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न उठ सकते हैं। तो देखिए इस पॉइंट से यहाँ से प्रश्न अभी यूपी टेट में पूछे गए हैं, तो हो सकता है कहीं से भी इस सुपर टेट में भी एग्जाम्स आ जाए। इसलिए मैंने सिर्फ आपके लिए जो ये विधियां कलेक्ट की है, उन विधियों में मैंने उन बिंदुओं को ही रखा है जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। बाकी और भी बहुत सारे डिटेल हैं, बट मैंने उनको इसीलिए नहीं शेयर किया क्योंकि वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक थ्योरी को इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे तो फिर उसको ध्यान रख पाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सिर्फ यहाँ पर आपको वही ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बनाकर पूछे, लेकिन मैंने सिर्फ उन मुख्य मुख्य बिंदुओं को रखा है जहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न उठते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि हर्बर्ट ने कथन विधि में कितने सोपानों का प्रयोग किया है। तो आपको ध्यान रखना है 5 सोपानों का प्रयोग किया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके वो 5 सोपानों के बारे में जानते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर, ये हर्बर्ट स्पेंसर साहब हैं, इनको ध्यान रखिए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कथन विधि में 5 सोपानों का प्रयोग किया है। अब वो 5 सोपान कौन से हैं? तो देखिए 5 सोपान में सबसे पहले आता है आपके प्रस्तावना। ध्यान रखेंगे इन पांचों प्रस्तावनाओं के मतलब इन पांचों सोपानों के बारे में ध्यान रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके सुपर टेट में क्वेश्चंस बन जाए कि निम्नलिखित में से कथन विधि के 5 सोपान में से नहीं है। और ये 5 जो आपके सोपान है, इनमें से कोई भी 3 सोपान आपके पास उपस्थित होंगे और एक सोपान नहीं होगा, जो अजीब सा ऑप्शन होगा, जो आपके इन 5 सोपानों में कहीं पर भी उपस्थित नहीं होगा। तो यदि आपने हर्बर्ट स्पेंसर के ये 5 सोपान आप जानते हैं, तभी आप ऐसे प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। अन्यथा फिर आपका वो तुक्का ही होगा, हो सकता है ठीक भी हो जाए और ऐसा भी हो सकता है ना भी हो। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो गलत ही हो जाए। इसलिए आपको जो भी चीज़ें पढ़ने हैं वो स्पेसिफिक पढ़ने हैं और ऑथेंटिक पढ़ने हैं। ठीक, तो पहला सोपान आपका आता है प्रस्तावना, दूसरा सोपान आता है आपका प्रस्तुतिकरण, तीसरा सोपान आता है आपका तुलना या फिर सिद्धांत स्थापना, यानी कि आप कंपैरिजन करते हैं या फिर सिद्धांत यानी नियम देते हैं, नियम को स्थापित करते हैं, तो तीसरे सोपान के अंतर्गत आते हैं। और चौथा सोपान है आपकी आवृत्ति, यानी कि जब आप चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं तो आवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। और पांचवा होते हैं आपके प्रयोग। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कथन विधि में 5 सोपानों के बारे में जिक्र किया है, और वो 5 सोपान में सबसे पहले प्रस्तावना है, दूसरा प्रस्तुतिकरण है, फिर तुलना या सिद्धांत स्थापना है, फिर चौथा आवृत्ति है और पांचवा प्रयोग है। अब इन 5 सोपानों को आपको ध्यान रखना है, और 5 सोपान का कॉन्सेप्ट कथन विधि में किसने दिया है, ये भी पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं। तो आई होप आपने देखा कि कथन विधि के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं जहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं, उनको मैंने आपको दे दिए हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। स्टूडेंट्स, इस शिक्षण विधि के अंतर्गत 2 और विधियां हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से डिस्कशन करेंगे, और उसके अंतर्गत एक और टॉपिक आपका बचता है, उसमें एक प्रविधि यानी कि छोटा सा है, जिसमें मैं कुछ मुख्य प्रविधियों के बारे में बताऊंगा जिनको आपको ध्यान रखना है, और प्रविधि क्या होते हैं इसके बारे में भी डिटेल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सुपर टेट से रिलेटेड जो भी साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण कंटेंट है, एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा यदि आप मुझे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो करते हैं, मेरी बातों को समझते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।